Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound. We have almost finished this chapter haloalkanes and haloarenes. हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, तो आज उस पूंछ को भी कवर कर लेते हैं. So we start with today's topic, that is polyhalogen compounds. कम्प्लीटली ये एनसीईआरटी से पिक किया है, एनसीईआरटी से ही करना है आपने. इस चैप्टर के लास्ट 2 पेजेस में है, ठीक है. एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, वेरी वेरी इजी, राइट. द फर्स्ट पॉलीहैलोजन कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू कवर. ओके, पॉलीहैलोजन जिसमें मोर देन 1 हैलोजन है, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज डाईक्लोरोमीथेन. डाईक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन्स की जगह. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका CH2Cl2 और इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है. इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, पेंट्स रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स मतलब कि एरोसोल्स क्या होते हैं, वो जो फोम्स वगैरह होती हैं, है ना. तो प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स इट प्रोवाइड्स अ मिस्ट और अ फॉग, ठीक है. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, दवाइयों में यूज़ होता है क्योंकि एज अ सॉल्वेंट इट इज़ यूज्ड, ठीक है. मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ की फिनिशिंग, उसकी लुक, फाइनल लुक देने के लिए होता है, ठीक है. क्योंकि ये सारा डर्ट, ग्रीस वगैरह जो है वो डिज़ोल्व कर लेता है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग. हाउएवर इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. अगर कम एक्सपोजर हो तो इट कॉजेज नोजिया, डिजीनेस, नमनेस, ठीक है. एंड अगर डायरेक्ट स्किन पे एक्सपोजर हो जाए इट कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, रैशेस, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका डाईक्लोरोमीथेन जिसका कॉमन नेम क्या है, द कॉमन नेम इज़ क्लोरोफोम, ठीक है, राइट. ये आपको पता है यूजुअली एज एन एनेस्थीसिया यूज़ होता था पहले, लेकिन अब नहीं यूज़ होता क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे एनेस्थीसियाज आ गए हैं. बेसिकली इट कॉजेज़ नम्बनेस, राइट. बट द मेजर हार्म वॉज कि अगर इससे ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो इट कॉजेज़ लीवर डैमेज. एंड एनेस्थीसिया के टाइम पर तो ठीक था, बट साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे क्लोरोफॉर्म से, राइट. नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट बनता है एक बहुत इंपॉर्टेंट R22, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म. हाउएवर वेरी डेंजरस पार्ट इज़ कि क्लोरोफॉर्म की स्टोरेज बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है. बॉटल्स को पूरा ऊपर तक भरकर डार्क एरिया में रखते हैं क्योंकि अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्जीन, जिसको हम कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है. फॉस्जीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. द थर्ड वन इज़ ट्राई आयोडोमीथेन, CHI3, कॉमन नेम आयोडोफोम. ये जो आयोडोफोम है ये आप आने वाले तीनों चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे क्योंकि आयोडोफोम इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर मेनी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, राइट. एंड पहले इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे एज एन एंटीसेप्टिक बिकॉज जब हम इसको यूज़ करते थे आयोडोफॉर्म की वजह से यूज़ नहीं करते थे, बट बिकॉज इट वाज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है, इसलिए यूज़ करते थे. बट इसकी स्मेल बहुत गंदी होती थी, ठीक है, इनटॉलरेबल थी. तो अब काफ़ी अच्छे आयोडीन वाले एंटीसेप्टिक्स आ गए हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे बीटाडीन वगैरह आ गया है, राइट. उसके बाद आ जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4. यू नो इट्स एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट. जो चीज़ पानी में नहीं डिज़ोल्व होती वो CCl4 में डिज़ोल्व हो जाती है. आप काफ़ी रिएक्शंस में भी देखोगे कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है हमने CCl4 को, ठीक है. यू कैन सी दिस इम्पॉर्टेंट थिंग. CFCs बनते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, बहुत यूज़ होता है बिकॉज इट्स अ गुड सॉल्वेंट, राइट. स्पॉट रिमूवर क्लीनिंग में यूज़ होता है. एंड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर दीज आर दी ओल्ड यूजेस. अब ज़्यादा नहीं यूज़ होता बिकॉज बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल. हाउएवर नुकसान बहुत हैं. इट कैन कॉज लिवर कैंसर इन ह्यूमन्स. वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज इट डिप्लीट्स ओजोन लेयर, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स. थोड़े से और हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, एंड वी मूव फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स इज फ्रियॉन्स, ठीक है. फ्रियॉन्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर फ्रियॉन्स. सो दे आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन,
ठीक है। बहुत स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव हैं, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। इनको क्वालिटीज़ को देख के लगता है ये तो बड़ी आइडियल गैस है, पर ऐसा है नहीं। एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट अटैच्ड। ये एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। इनफैक्ट ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, और आसानी से पहुंच भी जाता है क्योंकि अनरिएक्टिव है, तो ये बिल्कुल बिना रिएक्ट किए सीधा ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। और ऊपर जाके ये बहुत सारा घमासान नुकसान करता है हमारा। उसके बाद आता है डीडीटी, ठीक है। इसको बेसिकली पॉल मलर ने इसको बहुत डिटेल्स में स्टडी किया था डीडीटी को, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया था 1948 में। बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ, बट एंड नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला था क्योंकि इट वाज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मलेरिया, जो बेसिकली मॉस्किटो से होता है, एंड कंट्रोल लाइस। बट अनफॉर्चुनेटली जो डीडीटी है, जब ये इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट कर लेते हैं तो उनकी बॉडी जो है इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, और ये उनकी फैट्स की लेयर में जाके जमता जाता है, विच इज़ हार्मफुल। तो इसलिए इसको फाइनली यूएसए ने 1973 में बैन कर दिया था, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी? द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, इसी से हम इसका नाम याद करेंगे डीडीटी का, ठीक है। नाउ कैन यू सी देयर आर 2 फिनाइल्स हेयर, दैट इज़ C6H5, ठीक है, राइट। और इसमें, ठीक है, बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, एंड एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग को हम क्या कहते हैं? फिनाइल्स। और इन दोनों फिनाइल में अगर यहाँ से ये मेन कंपाउंड में अटैचमेंट है तो ये 1 है, तो ये 4th पोजीशन है। सिमिलरली दिस इज़ 1, दिस इज़ 4th पोजीशन, मतलब पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, है ना। तो पैरा आप पैरा भी लिख सकते हो क्योंकि 2 अलग हैं, इसलिए बताने के लिए एक पी ले लिया, एक पी डैश ले लिया। पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दोनों फिनाइल में पैरा पोजीशंस पे क्लोरीन लगा हुआ है। ट्राइक्लोरो इथेन, अब इथेन क्यों लिया है? दिस इज़ अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बेसिकली दिस इज़ 1 कार्बन एंड दिस इज़ 2nd कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन जो है उस पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, है ना, और जो दूसरा कार्बन है उस पर ये पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल है, ठीक है। सो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, और ये इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एथ, सो इथेन, राइट। सो दिस इज़ द नेम, द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। आपको डीडीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसको किस लिए यूज़ किया था और इसको किस लिए बैन किया था। यूजुअली आपको फ्रेऑन या डीडीटी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। एक बार आप ये बना लोगे ना स्ट्रक्चर खुद, तो आपको नाम याद हो जाएगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस फिनिशेस द पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे इन आइसोलेशन है वो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी। एक छोटा सा टॉपिक हमारा है कि जो क्लोरोबेंजीन है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो उससे क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। ओके, इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डन दिस रिएक्शन कि क्लोरोबेंजीन को जब NaOH के साथ ट्रीट करते हो, you can see under very extreme conditions chlorobenzene, that is a haloarine, undergoes nucleophilic substitution reaction. और reason क्या था? Why are haloarenes less reactive towards nucleophilic substitution than haloalkanes? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नंबर 3 आपको ये पता है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो ये जो है, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा क्लोरीन की तरफ जाने नहीं देता, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेके इतनी आसानी से भाग नहीं पाता।
तो जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागना है, तो क्लोरीन को लीविंग ग्रुप अगर हमने बनाना है और उसकी जगह OH लगाना है, तो देखिए हमें कितने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होते हैं। बेसिकली दिस इज़ डोज प्रोसेस, ठीक है। नाउ अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, और भी हैं बट आपके सिलेबस में क्योंकि नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज यू कैन हैव साइनाइड, ठीक है, CN, यू कैन हैव COOH, डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हेलो अरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि यहाँ मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया है पैरा पोजीशन पे। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हो तो क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो क्या करता है, आपने क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे। सो मैं इसका हाइब्रिड बनाती हूँ एक बारी, क्लोरोबेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आप देखते हो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो हम बात करते हैं कि क्लोरोबेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। जब यहाँ ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, तो वो नाइट्रो ग्रुप फर्दर क्या करता है कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसको और रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। तो नाइट्रो जब इस पे OH नेगेटिव आयन लगेगा, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाती हूँ तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के ड्यूरिंग व्हाट हैपन्स, जो नाइट्रो ग्रुप है वो इस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को और ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज सच आपकी NCERT में दिए हैं, आप ट्राई करना, नहीं हुए तो मैं आपको कराऊंगी, राइट। वैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादातर इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता, बट येस आगे वाले चैप्टर्स में है क्वेश्चन, नाइट्रो के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो द ईजी वे टू अदरवाइज रिमेंबर इज, इसका जो दूसरा एक और इफेक्ट है जो आपको NCERT में इतनी क्लियरली नहीं लिखा, बड़ा सिंपल इफेक्ट है, दैट इज़ -I इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ये मेरा क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव कार्बन होएगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, तो व्हाट इट इज़ डूइंग, और लेट्स से इवन मेटा पोजीशन पे, तो वो क्या कर रहा है, इट इज़ डूइंग -I इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, -I इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, नाइट्रो ग्रुप जो है ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको अपनी तरफ खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रो ग्रुप कहीं पे भी लगा हो, चाहे यहाँ लगा है या यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, एक तो ऑलरेडी रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है डीलोकलाइज हो गया बेंजीन रिंग में, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप ने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाया, मतलब उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, तो ये वाला कार्बन जो है ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्मल क्लोरोबेंजीन में हमने पढ़ा था क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, ठीक है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन की तरफ जाने नहीं दे रहा था, इसलिए ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, इसलिए नेगेटिव चीज़ इस पर अटैक नहीं कर पा रही थी। बट अगर मैं उसमें नाइट्रो ग्रुप लगा देती हूँ किसी भी पोजीशन पे, ऑर्थो, मेटा या पैरा, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है नाइट्रो ग्रुप, दैट इज़ नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से ये वाला जो अल्फ़ा कार्बन है जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है ये क्या हो जाता है, ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसने खींच लिया, नाइट्रो ग्रुप ने, है ना। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल दैट इज़ नेगेटिव चीज़ का अटैक करना आसान हो जाएगा। तो यू कैन सी जैसे जैसे मैं इस पर नाइट्रो ग्रुप लगा रही हूँ रिएक्शन कंडीशंस और आसान हो गए हैं। लोअर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, 1 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पे लगा है तो यहाँ पे
अगेन टेम्परेचर इज़ हार्डली 368 केल्विन, और अगर ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे लगा हुआ है तो इफ़ यू सी जस्ट वार्म वाटर के साथ वार्म हाइड्रोलिस से ही OH नेगेटिव ग्रुप लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन अराइजेज इज कि ऑर्थो एंड पैरा का जो अफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू मेटा। ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पोजीशंस पे जब नाइट्रो ग्रुप लगता है वो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ा देता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, COOH ग्रुप है, CN नेगेटिव ग्रुप है, तो उससे क्या होता है, उससे आसान हो जाता है क्लोरोबेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं और जिससे ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चीज़ ज़्यादा आसानी से अटैक कर सकती है। हाउएवर अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जब ये लगता है नाइट्रो ग्रुप एज कंपेयर टू मेटा, तो एक और इफेक्ट जो है इसको हेल्प करता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने बैठ जाऊं, किसके, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आपके NCERT में दिए भी हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो आप इनको देखोगे कि इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके, ऑर्थो एंड पैरा के, उसमें ये जो कार्बन है, जिस कार्बन पे नाइट्रो लगा हुआ है, ये जो कार्बन है ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, आपको पता है क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, वो नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रो ग्रुप जो है उसको फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिससे कार्बन और पॉजिटिव हो रहा है। कौन सा, अल्फा कार्बन, जिस पे हैलोजन लगा हुआ है और जिस पे अब OH नेगेटिव ने अटैक करना है, ठीक है। तो OH नेगेटिव का अटैक करना आसान हो गया। फर्दर ऑर्थो एंड पैरा में एज कम्पेयर टू मेटा ज़्यादा आसान क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे जो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं वो फर्दर जब वहाँ पे नेगेटिव, जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो उसको भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देते हैं। तो बेसिकली अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबलाइज हो रही है तो मतलब वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होएगी, मतलब रिएक्शन जल्दी होएगा, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट इट। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कंप्लीट द रिएक्शन का, ये वाला, ठीक है। बट आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, वो दैट इज़ रीजनिंग का, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं आइसोमरिज्म इन हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वी कम टू आइसोमरिज्म in haloalkanes and haloarenes। ठीक है, पहले हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में देखिए दो होते हैं, हैलोअल्केन्स ले लेते हैं पहले। हैलोअल्केन्स दो आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, किसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, दैट इज चेन आइसोमरिज्म एंड पोजिशनल। चेन जैसे हो जाएगा, आई टोल्ड यू, मैं इसमें हाइड्रोजन्स भी बना रही, राइट। जैसे मेरे पास ये क्या है, मेरे पास 1 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन है। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट जो चेन है वो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। दिस इज अ स्ट्रेट चेन, है ना। इसी का मैं अगर और बना दूं, ये हो गया इसका चेन आइसोमर, है ना। सो अगेन लुक एट द फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। दिस इज C5H11Cl एंड दिस इज ऑल्सो C5H11Cl, ठीक है। बट यहाँ स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांच चेन है। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो, आप नाम लिख के देख सकते हो। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा ऊपर वाले का, इट्स गोइंग टू बी 1 क्लोरो
पेंटेन, है ना, दिस वाज द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग आपने यहाँ से की। इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये आपकी स्ट्रेट चेन है, सब्स्टिट्यूएंट एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, CH3, दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड 1 इज क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले C वाले की पोजीशन डिक्लेयर करेंगे फिर M वाले की। इट्स गोइंग टू बी 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। फर्दर मैं इसका और चेन आइसोमर बना सकती हूँ, कैन यू सी हियर, ऐसे भी बना सकती हूँ, राइट। सो 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, सो 2 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये क्या है, दिस इज चेन आइसोमरिज्म, जहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है, पोजीशन ऑफ हैलोजन इज सेम बट चेन जो है वो डिफरेंट हो गई, वो ब्रांच होती जा रही है, राइट। सो वन वे इज दिस इज चेन आइसोमरिज्म। दूसरा क्या होता है, दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म में द chain is going to remain the same, 1 2 3 4 5, but position of the substituent is changing। यहाँ सेकेंड कार्बन पे है ना, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे है, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। इसी तरह हैलोअरीन्स भी एग्जिबिट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। हैलोअरीन्स में चेन आइसोमरिज्म तो हो नहीं सकता क्योंकि वो बेंजीन रिंग है और उसमें अगर एक ही हैलोजन लगा हुआ है सिर्फ पूरे बेंजीन रिंग में, तो जहाँ पे वो हैलोजन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फर्स्ट कार्बन होएगा। तो हैलोअरीन्स कौन सा एग्जिबिट करती हैं, हैलोअरीन्स दे एग्जिबिट व्हाट काइंड ऑफ आइसोमरिज्म, जहाँ पे डाई हैलो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सो 3 है, हमने काफ़ी प्यार पहले भी पढ़ा हुआ है। दे ऑल्सो एग्जिबिट अ टाइप ऑफ पोजिशन आइसोमरिज्म। कौन कौन सी 3 पोजिशंस हमने पढ़ी थी बेटा, दिस इज 1 2 दैट इज ऑर्थो, ठीक है, दिस इज 1 3 that is meta, and the third position that we studied was 1 4 that is para, ठीक है। तो हैलोअरीन्स में 3 पोजीशंस होती हैं पोजीशन आइसोमरिज्म में, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें से एटलीस्ट आपको 1 पार्ट ज़रूर आता है, पूरा क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आता, एक हिस्सा आपको बोर्ड्स में आ जाता है, काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochlorides, 4 isomeric monochlorides। आपने पढ़ा था एल्केन्स की जब डायरेक्ट हैलोजनेशन होती है, जब हम उसमें Cl2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू क्या देता है आपको, अल्काइल क्लोराइड, है ना। एल्केन में जब आप क्लोरीन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गिव्स यू हेलो अल्केन या क्लोरो एल्केन, तो उसमें एक H की जगह क्लोरीन लग जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि मोनोक्लोरिनेशन हुई है, मतलब एक सिंगल मोनोक्लोराइड जो है एक जगह पे, सॉरी नॉट एक सिंगल, एक जगह पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अब उसमें से क्या कह रहा है कि आप बताओ कि जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं किसके, C5H12, C5H12 इज पेंटेन। सबसे पहले देखो C5H12 में अगर मैं Cl2 डालती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज़ गिविंग मी व्हाट, इट इज़ गिविंग मी C5H11 Cl प्लस HCl, है ना। एक तो ये रिएक्शन है। अब वो क्या कह रहा है, जब ये बन गया, क्या बन गया आपका, क्लोरोपेंटेन, ठीक है। तो अब इसमें से क्लोरोपेंटेन जो है उसके डिफरेंट आइसोमर्स हो सकते हैं, है ना। इट कैन हैव पोजीशन आइसोमर, इट कैन हैव चेन आइसोमर। तो कह रहा है क्लोरोपेंटेन में क्या कौन सा वाला पेंटेन का आइसोमर है, जब उसमें क्लोरीन लगेगा वो एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, कौन सा 3 देगा, कौन सा 4 देगा। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पेंटेन के
आइसोमर्स बना लेते हैं, ठीक है। कौन से आइसोमर बनाएंगे? पोजीशन आइसोमर बनाएंगे, राइट। सो 1 2 3 4 एंड 5, एक तो ये हो गया है ना, दूसरा हो गया, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, सिर्फ पेंटेन के बनाने हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2। एक और बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके आइसोमर्स हो गए पेंटेन के। अब वो क्या कह रहा है, इस पेंटेन में जो 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है, जब मैंने इनको क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो कौन सा आइसोमर एक ही मोनोक्लोराइड दे रहा है, कौन सा 3 आइसोमर्स दे रहा है फर्दर, कौन सा 4 आइसोमर्स दे रहा है फर्दर, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर्ड इंक। अब आप वो कैसे करोगे, जैसे मैं पहले वाले पे आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लेट्स से यहाँ पे क्लोरीन लगाती हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है। खिचड़ी ना पक जाए इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब क्या, अगर मेरे पास नॉर्मल पेंटेन था, ठीक है, तो इसमें जब मैंने क्लोरीन ऐड की मेरे पास ये बन गया। एक तो ये बन सकता है ना, राइट। दूसरा क्या बन सकता है, इसका नाम क्या होएगा, ये जो बना है दिस इज गोइंग टू बी 1 क्लोरो पेंटेन, है ना। दूसरा क्या बन सकता है कि क्लोरीन लेट्स से यहाँ नहीं लगी, यहाँ पे लगी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये डिफरेंट आइसोमर्स है ना इसके, 2 क्लोरो पेंटेन, ओके। और क्या बन सकता है कि क्लोरीन आपकी यहाँ पे लग गई है ना, ये क्या बन गया आपका 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपकी क्लोरीन यहाँ पे ना लगी हो, यहाँ पे लगी हो, बट यहाँ पे अगर लगी होगी तो नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू होएगी ना, फिर इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। सो वी ऑलरेडी हैव इट, तो हम ये नहीं कंसिडर करते। अब हम क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होएगी। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगी है तो ये फिर से 1 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो आइसोमर है इसका नाम क्या है, दिस इज एन पेंटेन, ठीक है, राइट। तो ये वाला जो पेंटेन का आइसोमर है, ये आइसोमर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कितने मोनोक्लोराइड्स दे रहा है, मतलब एक क्लोरीन लगा हुआ है पर वो कितने तरह के ऐसे कंपाउंड्स बना रहा है। इट इज मेकिंग 1 2 एंड 3, इट इज मेकिंग 3 मोनोक्लोराइड्स, ठीक है। कि अगर मेरे पास पेंटेन का ये वाला आइसोमर था, नॉर्मल पेंटेन थी, सीधा पेंटेन था, उसने ये बताया नहीं ना कौन सा पेंटेन है, फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अगर मेरे पास स्ट्रेट चेन वाली पेंटेन थी तो जब उसको आप क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे वो कितने अल्काइल क्लोराइड्स दे रहा है, 3 तरह के दे रहा है। तो ये 3 वाला कौन सा था, दिस वन, ठीक है। तो 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स कौन दे रहा है, आपका एन पेंटेन, है ना। उसके बाद इस पे आ जाओ, लेट्स सी ये कितने दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये एक मेरा क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3। तो स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी मेरी, 1 2 एंड 3, ठीक है। और नाम क्या हो जाएगा मेरा इस कंपाउंड का, 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल, ठीक है। ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये मेरी स्ट्रेट चेन हो गई, दिस इज द स्ट्रेट चेन, 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल, ये दोनों सेकेंड कार्बन पे लगे हैं। सो 2 2 डाईमिथाइल, टोटल कितने इसमें कार्बन है स्ट्रेट चेन में, 3, तो रूट वर्ड क्या हो गया, प्रॉप, और एल्केन है इसलिए एन, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने मिटाना है। अब मैं लेट्स से मैं इसमें क्लोरीन वहाँ पे नहीं लगाती, मैं क्या करती हूँ, मैं क्लोरीन इसमें इस वाले कार्बन पे लगा देती हूँ, ठीक है। अब नाम देखते हैं क्या होएगा। अगर मेरी क्लोरीन इस कार्बन पे है तो मैंने क्या की, मैंने नंबरिंग ऐसे कर ली। अब मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए, क्लोरो, मिथाइल और मिथाइल, है ना। तो अब इसका नाम देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, सेकेंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल हैं,
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो कैन यू सी सेम नेम बना, तो यहाँ क्लोरीन लगाऊं तब भी सेम नाम बन रहा है, उसी तरह यहाँ क्लोरीन लगाऊंगी तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, फिर से 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल बन जाएगा। अगर मैं क्लोरीन यहाँ लगाऊंगी तब भी सेम नाम बनेगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका आइसोमर है, ठीक है, ये जो आपका पेंटेन का ये वाली जो फॉर्म है, इसमें कहीं भी क्लोरीन लगे, 1 2 3 4, इन चारों कार्बन में से कहीं भी क्लोरीन लगे, कंपाउंड आपका एक ही बन रहा है। तो ये आपको क्या दे रहा है? इट इज़ गिविंग ओनली 1 मोनोक्लोराइड, ठीक है। और ये वाला कितने दे रहा था? इट वॉज गिविंग यू 3 टाइप्स ऑफ मोनोक्लोराइड्स, ठीक है। तो इस आइसोमर का नाम पूछा है जो सिंगल मोनोक्लोराइड दे रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर आपने इसका नाम देना है तो आप स्ट्रेट चेन चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। लेट्स से मैंने ऐसे स्ट्रेट चेन ले ली, तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए ये? तो इस पेंटेन का नाम क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है आपको? सिंगल मोनोक्लोराइड दे रहा है। इट इज़ गिविंग यू सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज गोइंग टू गिव यू अ सिंगल मोनोक्लोराइड। अब यहाँ पे देखते हैं कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स पुट क्लोरीन हेयर एंड लेट्स काउंट। तो अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन्स इन द स्ट्रेट चेन? 4, सो ब्यूटेन, ठीक है। अब मैं क्लोरीन इसकी जगह मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। लेट्स पुट क्लोरीन हेयर, राइट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग तो यहीं से शुरू होएगी। तो अब लेकिन क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे है, तो अब क्या हो गया इसका नाम? नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ? मैं क्लोरीन यहाँ से हटा के मैं क्लोरीन यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो अब नंबरिंग कैसे होएगी? आई विल डू द नंबरिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। द नेम इज गोइंग टू बी 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब मैं क्लोरीन इस वाले कार्बन पे लगा देती हूँ। तो अब नंबरिंग कहाँ से होएगी? यहाँ से शुरू करती हूँ, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस क्या आ रही हैं? 1 2 3 एंड 4। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ पे हैं? फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन पे, है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से पोजीशन पे हैं? 2 एंड 4। तो हम लोकेंट रूल क्या कहता है? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को पहली छोटी पोजीशन मिलती है, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सो कैन यू सी this one, this isomer of pentane is giving you 4 types of monochloride। तो ये कौन सा आइसोमर है पेंटेन का? इस पेंटेन का नाम क्या है? अगर मैं क्लोरीन हटा दूं तो इसका नाम क्या होएगा? इसका नाम कहाँ से नंबरिंग होएगी? दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन्स हैं। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज गोइंग टू गिव यू 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आपने कुछ हद तक इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ा है, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब जो आपके हैलो अल्केन्स हैं, दे सम ऑफ द हैलो अल्केन्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आप इसको फिर से बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ोगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। जैसे अगर आप कोई लाइट लेते हो, लाइट इज़ व्हाट? इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और मैं अगर इसके प्लेन बनाऊँ तो इट हैज़ प्लेन इन ऑल डायरेक्शन, सारे प्लेन्स में ये लाइट फ्लो करती है ना। कोई भी एक नॉर्मल लाइट हो वो सारे प्लेन्स में फ्लो करेगी बराबर। अब अगर मैं इस लाइट को एक निकल प्रिज्म के थ्रू पास करूं, ठीक है। निकल प्रिज्म किससे बना होता है? क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट से। तो क्या होता है? आफ्टर पासिंग थ्रू द निकल प्रिज्म इट मूव्स इन ओनली 1 प्लेन, ठीक है। जहाँ पहले लाइट क्या है? सारे प्लेन्स में बराबर
स्प्रेड हो रही है, बट जब मैं उसको निकल प्रिज्म के थ्रू पास करती हूँ, इट नाउ हैज़ ओनली वन प्लेन, है ना। तो दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इसमें एक ही प्लेन है, ठीक है, राइट। सो नाउ व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब अगर ये लाइट को मैं कुछ एक्स कंपाउंड्स के थ्रू पास करूं और ये लाइट अगर इसका पाथ डेविएट हो जाता है तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मतलब वो कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ग्लूकोज या फ्रक्टोज सोल्यूशन की थ्रू मूव करूं, है ना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन के थ्रू मूव करूं तो क्या होता है, व्हेन आई मूव इट थ्रू अ ग्लूकोज सोल्यूशन इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट। सिमिलरली अगर फ्रक्टोज के थ्रू मूव करती हूं तो इट रोटेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस जो इस लाइट को, जो अब एक प्लेन में फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो इस लाइट को रोटेट कर सकते हैं लेफ़्ट या राइट की तरफ, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, राइट। सो व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दीज आर द सब्सटेंसेस which rotate the plane polarized light, ठीक है, are known as optically active substances। अगर ये उस प्लेन को राइट की तरफ रोटेट कर रहे हैं, ऐसे शिफ्ट कर दिया अगर लाइट को, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका सिंबल डी नहीं होता। प्लीज रिमेंबर, बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, वहां भी यही बताया, इसका सिंबल डी नहीं होता, इसका सिंबल क्या होता है, प्लस, ठीक है। और अगर ये लाइट को ऐसे लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं देन दे आर नोन एज लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स लाइट एंड राइट एंड लेवो मीन्स लेफ्ट, ठीक है। और इसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, माइनस से, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज क्लियर। अब कौन से सब्सटेंसेस ऑप्टिकली एक्टिव है एंड कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हैं, ठीक है, ओनली सम ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, एंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव एनी सब्सटेंस नीड्स टू follow certain conditions, fulfill certain conditions, follow certain rules, ठीक है। तो क्या चीज है, they should not, क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, the compound should not have a plane of symmetry, should not have a plane of symmetry, it should be chiral, ठीक है। अब यहाँ पे दो नए वर्ड्स आए हैं, प्लेन ऑफ सिमिट्री और कायरल, ठीक है। हम इन चीज़ों को समझते हैं। व्हाट इज अ प्लेन ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, व्हाट इज अ प्लेन ऑफ सिमिट्री। अगर मैं किसी चीज़ के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं जो उस चीज़ को बराबर एग्जैक्टली सिमिलर दो हिस्सों में बांटे, देन दैट लाइन इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमिट्री। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमिट्री, इट इज़ अ लाइन which is passing through the center of any object which divides it into absolutely identical two equal halves, that is known as plane of symmetry, ठीक है। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ तो ये क्या हुआ, ये इसका प्लेन ऑफ सिमिट्री हो गया, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, राइट। सो दैट इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। उसी तरह मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ये इसके हिस्से जो हैं वो एक जैसे हैं, इट हैज़ अ प्लेन ऑफ सिमिट्री, राइट। उसी तरह हमने आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी पढ़ा था, है ना। सो एक बार आप ये
वीडियो देख के फिर से एक बार कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़िए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो 1 इज दैट। नंबर 2 इज कायरल, इट शुड बी कायरल। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, इट शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ आ गया। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, they should not have a plane of symmetry, should not have a plane of symmetry, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो उसको 2 बराबर हिस्सों में ना काटे। इट शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज दे शुड बी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब दे शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ कोई भी एक कार्बन ले लिया और मैं अगर यहाँ पे 4 अलग अलग चीज़ें लगा दूँ, ए बी, लेट्स से डी एंड एफ, तो मैं इसको कैसे भी काटूँ, ऐसे काटूँ, है ना, या मैं इसको ऐसे काटूँ, किसी तरह भी काटूँ, इट विल नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, राइट। उसी तरह जैसे अगर एक अल्फ़ाबेट ए है, इट कैन हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट अगर मैं एन ले लूँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके 2 अलग हिस्से हो गए, है ना, राइट। सो उसी तरह अगर मैं एम ले लूँ तो इट हैज़ 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है, तो इट हैज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें नहीं है, इसमें है ना। तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आ गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं, जैसे ये एन है, ठीक है, वो कंपाउंड्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दे आर एसिमेट्रिक, दैट इज दे कैन नॉट बी कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है, ये हो गए, राइट। नंबर 2, सेकेंड कंडीशन क्या है, दे शुड बी कायरल। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ आप क्या चेक करोगे, दे शुड बी कायरल। नाउ सबसे पहले इस चीज़ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ कायरल। ना आपको पता है कि हर एक चीज़ है, जब मैं उसको प्लेन मिरर में देखती हूँ उसकी एक मिरर इमेज बनती है ना, राइट। तो इफ़ अ मिरर इमेज जो है 2 तरह की हो सकती है। जैसे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैंने एक ये सिंपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लिया, इसकी मिरर इमेज कैसी हुई, ऐसी हुई, बिल्कुल एक जैसी है मिरर इमेज। तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये कैसे आ जाएगा, ये बिल्कुल उसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, दैट मीन्स इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। दूसरी चीज क्या हो सकती है, जैसे मैं एक सिंपल फिगर बनाती हूँ, आई हैव ड्रॉन दिस फिगर, ठीक है, इसकी मिरर इमेज कैसी होएगी, देयर इज गोइंग टू बी अ लेटरल इन्वर्जन, राइट। अब अगर मैं उसको उठा के इस पे रख दूं तो ये ऐसे आ जाएगा, दैट मीन्स ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है ना। सो नाउ व्हाट इज कायरलिटी, कायरलिटी इज दैट जो कंपाउंड है उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट वाज इट शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड इज द मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, वो चीज़ें, वो कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेज उनके ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ठीक है, सो कंपाउंड्स whose mirror image are not superimposable are known as chiral, they are chiral, ठीक है, and the phenomena is known as chirality। क्लियर है। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो जिनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक है, और वो कंपाउंड और उनकी मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। नाउ कायरल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कायरल वर्ड का मतलब है हैंडेडनेस। जैसे हमारा ये हाथ है ना, अगर मैं इस हाथ को ऐसे रख दूँ इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। अब मैं इसके इस वाले को अगर इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँ, कैन यू सी,
दोनों तरफ से अलग अलग दिख रहा है ना, दैट मीन्स दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, है ना। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस, ठीक है। दैट इज कि एक चीज़ और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। एंड दैट हैंडेडनेस वर्ड का मतलब ही कायरल है। तो what are optically active compounds? These are the compounds which do not have a plane of symmetry and they are chiral, that is they are not superimposable on their mirror image, ठीक है। अब हम आते हैं optical isomerism के ऊपर, ठीक है। Now what is optical isomerism then? Now let's look at that. ओके जैसे मेरे को मैं एक सिंपल बहुत सिंपल सा एक कंपाउंड बना रही हूँ। जैसे मैंने चेक करना है, लेट्स मेक अ रियल कंपाउंड। ठीक है, ये मेरे पास कंपाउंड है, राइट। ऐसे बना लेते हैं, मेक इट लिटिल इजी फॉर यू। थोड़ा सा एनालाइज करना आसान हो जाता है। चीज़ तो वही है, मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख दिया। नाउ दिस इज आई हैव मेड, ये क्या है, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। अब मैंने देखना है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। सो मैं पहले कैसे चेक करूँगी इसको। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें एक स्टीरियो सेंटर होता है, ठीक है। अब एक नया वर्ड मैंने और यूज़ किया, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, ऑब्वियसली स्टीरियो सेंटर जो है वो क्या फॉलो करेगा, इट विल बी एसिमेट्रिक एंड द कंपाउंड विल बी एसिमेट्रिक एंड इट विल बी कायरल, ठीक है। अब चेक करने का तरीका बड़ा आसान है कि वो कोई एक कंपाउंड है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। सो आइदर यू चेक द टू कंडीशंस, एक कायरलिटी का, ठीक है, और दूसरा क्या है, एसिमेट्रिक। द इजियर वे टू चेक इज वेदर इट हैज़ अ स्टीरियो सेंटर। अब स्टीरियो सेंटर क्या होता है, स्टीरियो सेंटर इज दैट कार्बन जिसके आसपास 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हों। इस केस में क्या होएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती एंड दे विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, दैट इज दे विल बी कायरल। चेक करते हैं, पहले हम आते हैं इस कार्बन पे। इस कार्बन के साथ तो 3 तो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स कम टू दिस कार्बन। इस कार्बन में क्या है, दिस कार्बन हैज़ 1 AH 1 OH 1 CH3 एंड 1 CH2 CH3। ये 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कार्बन जो है इट इज़ अ स्टीरियो सेंटर। ये क्या कार्बन हो गया, कार्बन जिसके आसपास 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सेंटर। सिंस दिस कंपाउंड हैज़ अ स्टीरियो सेंटर, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई। कंपाउंड जिसका स्टीरियो सेंटर है, जिसके पास एक कार्बन, ऐसा कार्बन है जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो कोई भी आपको कंपाउंड दे और पूछा है कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स से मुझे एक कंपाउंड दिया है, अब मैं आ रही हूँ आपके पास SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में कि इस चैप्टर में एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड्स लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहे हैं दे वर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं दे वर लेवो रोटेटरी, है ना। अब जब कोई रिएक्शन होता है कंपाउंड का, कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बिकॉज वी आर कमिंग टू SN1 SN2, ठीक है। जब कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वो जो हमारा गिवन कंपाउंड है उसकी ऑप्टिकल ओरिएंटेशन कैसे हो जाती है, अब वो हम कैसे बताएंगे। नाउ लेट्स से मैं यहाँ मिटा देती हूँ,
हमने बात की थी जो SN2 रिएक्शन होता है वो एक ही स्टेप में हो रहा होता है ना। उसमें क्या है, लेट्स से मेरे पास एक कंपाउंड था, यहाँ से क्लोरीन था, ठीक है, मेरे पास एक ये कंपाउंड है, राइट। नाउ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, आई हैव दिस कंपाउंड विद मी। अब इसके अंदर क्या है, कैन यू सी, इट्स लेट्स से इसमें एक SN2 रिएक्शन हो रहा है ना। तो अगर इसमें SN2 रिएक्शन हो रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग, एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसमें यहाँ से क्लोरीन जो है ये इसको लेके, इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और दूसरे तरफ से जो OH नेगेटिव है वो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। हमने क्या बात की, ओरिजिनली मेरे पास एक कंपाउंड था लाइक दिस, ठीक है, और इसमें जब SN2 रिएक्शन हुआ, क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या है, कार्बोकेटायन नहीं बनता, क्या होता है SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएटरी फेस आता है कि एक तरफ से लीविंग ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा होता है, दूर होता जाता है कार्बन से, और दूसरी तरफ से जो डोनेटिंग न्यूक्लियोफाइल है हमारी, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, उसको क्या होता है, इस पे दया आ जाती है, वो इसके पास आता जाता है। तो एक तरफ से क्लोरीन भाग रहा है, दूसरी तरफ से OH उसके पास आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, सपोज इफ आई एम द कार्बन, तो यहाँ से क्लोरीन मेरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है और वहाँ से OH नेगेटिव मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाती है ना। दैट मीन्स कि यहाँ से इस साइड से क्लोरीन भागेगा और उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे OH नेगेटिव अटैक कर रहा है ना। तो अगर मेरे पास इनिशियली ये कंपाउंड था, तो जब इसमें SN2 रिएक्शन हुआ, ठीक है, दैट इज़ एक स्टेप में जब हुआ, तो क्या हुआ, जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होने वाला है, जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें OH नेगेटिव कहाँ लगेगा, बिल्कुल ऐसे बना देती हूँ, उसमें OH नेगेटिव 180 डिग्री ऑपोजिट लगेगा। दैट मीन्स कि अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो अब ये क्या बन जाएगा, लेवो रोटेटरी, और अगर लेवो रोटेटरी था तो अब ये क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दैट मीन्स क्या हो गया, बिल्कुल ही इन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। दिस केस इज नोन एज इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन, क्योंकि वॉल्डन इज द साइंटिस्ट हु स्टडीड दिस फिनोमिना। दैट मीन्स कि अगर ये सोल्यूशन लाइट को, अगर हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का SN2 मैकेनिज्म कर रहे थे और अगर वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा था, तो प्रोडक्ट किस तरफ रोटेट करेगा, लेफ्ट की तरफ, एंड वाइस वर्सा। सो दिस वाज द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं SN1 मैकेनिज्म। लेट्स से मेरे पास एक टर्शरी हैलोअल्केन है and I have let's say C3H7, मैं शॉर्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे कैन यू सी दिस इज अ टर्शरी हैलोअल्केन, एंड इसमें अगर SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, तो जब SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, पहले क्या बनता है, एक कार्बोकेटायन ऐसे बनता है, द कार्बोकेटायन विल फॉर्म लाइक दिस, ये एक कार्बोकेटायन बन गया है ना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन बना। अब जब ये कार्बोकेटायन बन गया तो OH नेगेटिव आपका यहाँ से भी अटैक कर सकता है और आपका इस साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है ना, क्योंकि अब ये प्रॉपर 1 पॉजिटिव है। सो द ड्राइविंग फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होएगा, यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ 1 स्टेप में होना था, तो यहाँ पे इस तरफ तो नेगेटिव ऑलरेडी था, तो वो यहाँ से अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये अभी भी अटैच था, है ना, तो इसको अपोजिट साइड से अटैक करना था। लेकिन SN1 में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका है और पहले क्या बना है, कार्बोकेटायन, तो दोनों तरफ से अटैक करने के लिए उसके पास खुली स्पेस है, अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ तो क्या आएगा, इसमें से जो आधे OH नेगेटिव आयंस हैं इधर से अटैक करेंगे और आधे इधर से अटैक करेंगे, तो आपके पास कैसे कंपाउंड्स बनेंगे, 50% कंपाउंड्स में Cl की जगह इसी तरफ OH लगेगा, ठीक है, और 50% कंपाउंड्स क्या होंगे, जिनमें
ऑपोजिट साइड पे OH लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें 50% में सेम जगह लगा और 50% में ऑपोजिट जगह लगा, दिस इज नोन एज रेसिमाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, ये वाला हेलोअल्केन, क्योंकि इसमें SN1 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो अब ये अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ खो देगा, क्योंकि इसमें से लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो 5 राइट की तरफ रोटेट करेंगे और 5 लेफ्ट की तरफ, चाहे पहले राइट की तरफ करते थे या लेफ्ट की तरफ, लेकिन अब रिएक्शन के बाद क्या हुआ, आधे इस साइड कर रहे हैं आधे इस साइड कर रहे हैं, तो इट नलिफाइज दी इफेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से बाय चांस किसी रिएक्शन में, तो बेसिकली क्या होता है, इन ऑल दे कैन बी 3 केसेस, SN1 SN2 में 2 ही केस हो सकते हैं, या वॉल्डन इन्वर्जन होती है या रेसिमाइजेशन होती है। इन जनरल किसी भी रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास ये था एक कंपाउंड A, B, C and D. Can you see? This is a stereo center. Carbon is a stereo center. इसके साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या है, लेट्स से कि मैंने D को रिप्लेस करना था -D और +F, D की जगह F आना था, तो 3 things can happen। ये मेरा कार्बन है, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि जहाँ से D गया उसी जगह पे F आया, दिस इज नोन एज रिटेंशन, दैट मीन्स वो जगह उसने रिटेन रखी। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ठीक है, अब यहां इस साइड से D गया लेकिन F कहाँ आया, बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट पे, ठीक है। तो दूसरी चीज पॉसिबल क्या है, इन्वर्जन, जो अभी हमने पढ़ा। और तीसरी चीज क्या है आपके पास, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, ठीक है, दैट इज बराबर अमाउंट ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन हुई, एंड दिस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। सो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, उसमें SN1 रिएक्शन हुआ तो रेसिमाइजेशन हुई, तो क्या क्या प्रोडक्ट बने, तो दोनों आप देन शो करोगे, अनलेस आस्ट आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एज फार एज SN1 एंड SN2 आर कंसर्न्ड। उसके बाद एक लास्ट चीज़ आती है इनैंशियोमर्स। नाउ व्हाट आर इनैंशियोमर्स, अब वो भी देख लेते हैं हम उसी पे आ जाते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल था 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है, सो दिस वाज 2-ब्यूटेनॉल, और हमें इसके आइसोमर्स बनाने थे, तो हमने इसके आइसोमर, वी कैन मेक स्ट्रक्चरल आइसोमर, वी कैन मेक, थे ना, तो हम पोजीशन देखेंगे, चेन है, पोजीशन है नहीं है, वील चेक दोस्त। उसके अलावा वो मैंने आपको सिखा दिया, जैसे अगर ये है तो क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है ना, तो दैट यू ऑलरेडी नो। उसके अलावा और क्या हो सकता है, वी कैन मेक लाइक दिस, हम इसका चेन आइसोमर भी बना सकते हैं, है ना, तो पोजीशन भी बन गया, चेन आइसोमर भी बन गया। इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमर भी बन सकता है कि नहीं, क्या चेक, कैसे चेक करोगे, डज इट हैव अ स्टीरियो सेंटर, यहाँ पता लग रहा है इट हैज़ अ स्टीरियो सेंटर, है ना, राइट। अगर इसका स्टीरियो सेंटर है, जितने भी आपने आइसोमर बनाए, पोजीशन, चेन, आप हर एक का चेक करोगे। अब मेरे को क्या है, मैंने सबसे पहले ये बनाया ब्यूटेन 1 ऑल, तो आई चेक डज इट हैव अ स्टीरियो सेंटर, येस इट हैज़ दिस स्टीरियो सेंटर। ये कार्बन के आसपास चारों ग्रुप्स अलग हैं, मतलब इट हैज़ अ स्टीरियो सेंटर, है ना। तो अब इसको मैं कैसे बना लूँगी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मैं इसको शॉर्ट करके ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होएगा, इसका ऑप्टिकल आइसोमर इज गोइंग टू बी इट्स मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो गया, इसकी
मिरर इमेज हो गई। तो आपको एक कंपाउंड मिला है, अगर आपने उसके सारे पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है, तो यू कैन चेक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दैट इज इन केस ऑफ हैलो अल्केन्स कौन कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, चेन एंड पोजीशन। उसके बाद आप हर एक इंडिविजुअल के ऑप्टिकल भी चेक करोगे, ठीक है, राइट। कई बार सिर्फ ऑप्टिकल भी पूछ सकते हैं, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, सिर्फ आपने इसको ट्विस्ट कर देना है। दैट इज अज्यूम कि यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, तो आपको उसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी, ठीक है। यू नो प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, देयर इज अ लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो किसी एक में आप डेक्स्ट्रो लिख लो, दूसरे में आप लेवो लिख लो, ठीक है, अनलेस मेंशन किया हुआ है, ओके। सो ये क्या हो गए, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज इनैंशियोमर्स, इनको हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज इनैंशियोमर्स। जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज डी है, एक ग्लूकोज LB होता है, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इनैंशियोमरिज्म, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नोन एज इनैंशियोमर्स, ठीक है। दैट मीन्स इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, ये है। हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी पढ़े थे, वी डिड ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो वो क्या थे आपस में, दे आर नोन एज इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना दैट इज ऐसे दो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करना जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दीज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट व्हाट इज डिफरेंट इज दैट they are also mirror images, but what is different is that the mirror images are not superimposable on each other, ठीक है। तो इनको हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, राइट। सो हमने काफ़ी पढ़ लिया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आई होप इट क्लैरिफाइज ऑल योर डाउट्स जो बिट्स एंड पीसेस में डिफरेंट चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है। यू विल नीड टू रेफर टू दिस वीडियो फॉर योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड फॉर योर बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो। ये तीन चैप्टर्स में आता है, हैलो अल्केन्स में भी आता है और ये 2 चैप्टर्स में भी आता है, ठीक है। सो दैट फिनिशेस दिस चैप्टर ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोरीन्स। प्लीज स्टार्ट attempting the back exercise in case of doubts, you know to how to put it in the group में डालिए अपने doubts, ठीक है। I'll solve them video lecture के through, मैं भी short videos के through I'll solve your doubts, ठीक है। So make notes, stay home, stay safe, thank you.